Good morning, students. Welcome to my channel Padle Social Science. Today we will completing our chapter When People Rebel 1857 and After. तो पार्ट फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि कैसे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड हुआ था। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश थे वो धीरे धीरे बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उस लॉज के तहत क्या हुआ था, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते थे जो इंडियंस के, वो हर्ट होता था। जैसे कि सिपॉयज़ को ओवरसीज़ क्रॉस करने के लिए कह दिए थे, और फिर जितने भी जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट ले आए थे। उसके बाद फिर सती प्रथा को अबॉलिश कर दिए थे 1829 में। तो बहुत सारे मिशनरीज़ को अलाउड कर दिए थे इंडिया में कि वो भी अपने स्कूल्स को सेटअप कर सके, और जितने भी इंडियंस थे उसको धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे थे। तो लोग बहुत नाराज़ हो गए थे, जो इंडियंस थे वो बहुत नाराज़ हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक मेजर चेंजेस आया। जैसे कि जो सिपॉयज़ थे, जो सोल्जर्स थे, उनको एक कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए बोले, जो काव और पिग के फैट से बना हुआ है। उसमें जो कोट है वो काव और पिग के फैट का दिया हुआ है। तो काव हिंदुओं के, जो हिंदूज़ हैं उनके लिए काव बहुत अच्छी है, मतलब उनके लिए गॉड है। एंड जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पिग एक मतलब अनसेक्रेड चीज़ है। सो एक एनिमल है, दैट्स वाई ऐसा कहना था लोगों का कि जो ये कार्ट्रिज है ये अच्छा नहीं है, इसे हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए, इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जो सोल्जर्स थे वो म्यूटिनी पे उतर गए थे, वो ब्रिटिश का बात नहीं मान रहे थे, और वो मेरठ में रिवॉल्ट शुरू हुआ था 10 मई को। और वो 11 मई 1857 में जाते हैं दिल्ली बहादुर शाह जफ़र के फोर्ट में, और वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को कहते हैं कि आप हमारे लीडर बन जाइए। और उनके शरण में ये एक बड़ा सा रिवॉल्ट करते हैं 1857 में। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो रेबिलियन था, जो एक रिवॉल्ट था, वो स्प्रेड कैसे हुआ, वो फैला कैसे। तो जो न्यूज़ था वो धीरे धीरे ट्रेवल होने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक लोगों को पता चला तो र्यूमर फैल गया कि जितने भी कार्ट्रिज है, जितने भी सोल्जर्स उसको यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ ना करे, उसमें काव और पिग का फैट है। तो सारे ही सोल्जर्स मना कर देते हैं, हर जगह मेरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, और भी अवध में, जितने भी हर जगह जो भी सोल्जर्स होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो दिल्ली में स्प्रेड हुआ। तो कैसे दिल्ली में स्प्रेड हुआ कि जो सोल्जर्स थे वो मेरठ से दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे स्प्रेड हुआ। कानपुर में, लखनऊ, इसमें स्प्रेड हुआ। तो कुछ लीडर्स थे, तो सिटीज़ में भी स्प्रेड हुआ एज़ वेल एज़ कंट्री साइड में, मतलब विलेज में जो ज़मींदार्स होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो लीडर के जैसे निकल कर आए, और जो लोकल थे, जो पेजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो जो ज़मींदार्स थे उनको लीडर कहकर मतलब ये रिवॉल्ट को स्टार्ट किए हैं। तो सारे ही प्लेटफॉर्म में, हर जगह, हर फील्ड में ये रिवॉल्ट शुरू हो गया था। कंट्री साइड में भी रिवॉल्ट शुरू हो गया था, और सिटीज़ में भी रिवॉल्ट शुरू हो गया था। तो कानपुर में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था ये रिवॉल्ट। तो नाना साहेब पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे। तो नाना साहब इनके खुद के बेटे नहीं थे, अडॉप्ट किए थे इनको। तो जो ब्रिटिश थे वो इनको मानते नहीं थे कि नहीं, तुम इनके बेटे नहीं हो तो तुम अब आगे पेशवा नहीं बन सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, आर्म फोर्स को गैदर किया, ठीक है ना, बहुत सारे आर्म फोर्स, अपने फोर्स को। उसके बाद ब्रिटिश का जो गैरिसन है उसको अटैक कर दिया, उसको रिमूव करके अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया कि अब मैं अब खुद आज से पेशवा हूँ। और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो मुगल के रूलर है बहादुर शाह जफ़र, उसके अंडर वो हमारे लीडर है, और मैं उसके अंडर गवर्नर हूँ, पेशवा। तो ये ऐसे रिवॉल्ट किए हैं कानपुर में। और बिरजिस कद्र, ये वाजिद अली जो लखनऊ के नवाब थे, सॉरी, लखनऊ नहीं, अवध के नवाब थे, नवाब वाजिद अली, इनके बेटे बिरजिस कद्र, ये लखनऊ से लीड करते हैं। क्योंकि जो इनके फादर हैं इनको ऐसा मतलब इल्ज़ाम लगाकर हटाया गया कि ये मिसगवर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये लखनऊ से शुरू करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मैं भी बहादुर शाह जफ़र के अंदर में ही हूँ, उनके अंडर में ही लीड करूँगा। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जॉइन करती है इस रिवॉल्ट को। क्योंकि जो इनका भी एक बेटा था, वो अडॉप्टेड सन था, उसको भी जो ब्रिटिश थे वो मतलब अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। और तात्या तोपे, ये एक जो नाना साहेब हमने पढ़ा था, पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे, उनके बेटे नाना साहब, उनके जनरल थे ये तात्या तोपे। ये सपोर्ट किए थे रानी लक्ष्मीबाई को इस रिवॉल्ट में।
क्योंकि ये गोरीला वार कर रहे थे, मतलब छुप छुप के ये वार कर रहे थे, ये ऐसा बाहर नहीं आए थे तात्या तोपे। उसके बाद एक अवंतीबाई लोधी, ये भी एक क्वीन थी, रानी थी। एमपी में रामगढ़ है, वहाँ की रानी थी। ये भी 4000 ब्रिटिश फोर्स को हराई थी और उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट को शुरू की थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इनके स्टेट को, इनके एरिया को कैप्चर करना चाहते थे, इसीलिए फिर ये भी रिवॉल्ट में उतरी। तो देखिए, कानपुर से नाना साहेब थे, लखनऊ से बिरजिस कद्र वाजिद अली का बेटा, फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फिर तात्या तोपे, फिर अवंतीबाई लोधी रामगढ़ से। उसके बाद बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल कौन है? अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, बेगम हजरत महल कौन है। तो ये कौन है? नवाब जो वाजिद अली थे उनकी बेगम है, मतलब उनकी वाइफ है। मतलब जो बिरजिस कद्र है, इनकी मदर है। तो ये भी लखनऊ से लीड कर रही थी। बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन था इसका, इनका भी रिवॉल्ट में, ठीक है ना। तो लखनऊ से ये लीड कर रही थी। तो जो रिवॉल्ट था 1857 का, वो हर जगह फैल गया था, क्योंकि अब जो इंडियंस थे वो कह दिए थे कि अब ब्रिटिश को हमें हटाना है और हमारा अब खुद का राज चलेगा। इसीलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो जब रिवॉल्ट इतना फैल गया था, इतना स्प्रेड हो गया था, तो ब्रिटिश क्या कर रहा था? तो ब्रिटिश बहुत डर चुका था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि बहुत सारे बैटल्स में उनकी हार हो गई थी। उसके बाद जो ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, अब हम ख़त्म होने वाले हैं। तो एक एविडेंस है 1857 6 अगस्त का, कि एक लेफ्टिनेंट कॉलोनेल है, टेलीग्राम लिखा जाता, मतलब भेजा जाता है लेफ्टिनेंट कॉलोनेल को, एक कमांडर थे। इनको बताया जाता है कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। वो अपने फियर को एक्सप्रेस करते हैं। एक जो इंडिया के ही, मतलब जो ब्रिटिश के ही एक ऑफिसर होते हैं, वो लेफ्टिनेंट कॉलोनेल को एक टेलीग्राम सेंड करते हैं और अपने फियर को, अपने डर को एक्सप्रेस करते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि मतलब ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं डर चुका था, बहुत ज़्यादा ही। और हमने पढ़ा था इतने सारे लीडर्स के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई कानपुर से, फिर बिरजिस कद्र, नवाब वाजिद अली, इतने सारे, बेगम हजरत महल, और फिर अवंतीबाई लोधी। अब कुछ और अदर लीडर्स भी थे जो राजा और रानी तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोकल लीडर्स थे, जैसे अहमदुल्ला। ये मौलवी थे फैज़ाबाद के। ये भी ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट किए थे। ये लखनऊ आए थे और लखनऊ में ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट किए थे, और ये लोगों को बहुत इकट्ठा किए थे, जमा किए थे। ये एक रिलीजियस लीडर भी कह सकते हैं आप। ये मौलवी थे, मतलब कि इस्लामिक एक हेड कह सकते हैं, और ये एक रिलीजियस लीडर भी थे। ये एक लोकल लीडर थे अहमदुल्ला, इनको डंका शाह भी कहते हैं। एक गाजीज़ थे, ये भी रिलीजियस वॉरियर थे, मतलब कि रिलीजन के लिए लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे। ये भी बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किए और अगेंस्ट वाइट, वाइट मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर दिए थे। बरेली से खान बख्त खान बरेली से दिल्ली आए, वो भी अपने फोर्स को लेकर और ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और कुनवार सिंह, ये एक लोकल जमींदार थे, लैंडलॉर्ड या फिर जमींदार कह सकते हैं। ये आरा मतलब बिहार के थे। ये भी ज्वाइन किए वॉर को, सिपॉइस को ज्वाइन किए अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अहमदुल्ला, गाजी, बख्त खान बरेली से, कुनवार सिंह, तो बहुत सारे लोकल लीडर्स भी थे, वो भी इमर्ज हुए, क्योंकि फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश को भगाने के लिए, ब्रिटिश को हटाने के लिए। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो बहुत मतलब फुल स्केल था, बहुत बड़ा रिवॉल्ट था। कहीं ना कहीं हमें इंडिपेंडेंस मिल जाता, लेकिन नहीं मिला था। उसका भी बहुत रीज़न था, मैं आपको बताऊंगी आगे। अब इतना हो रहा था, जब रिवॉल्ट इतना एक फैल चुका था, स्प्रेड हो गया था, सारे ही लीडर्स इमर्ज हो रहे थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो ब्रिटिश क्या कर रहा था उस वक्त, जो कंपनी था वो क्या कर रहा था? तो वो भी क्या हुआ, वो रिप्रेस करना शुरू कर दिया था रिवॉल्ट को, मतलब रिवॉल्ट को दबाना, मतलब सोल्जर्स को मारना, सिविलियंस जो लोग थे उनको मारना, जो भी उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हो, तो उनको सप्रेस करना शुरू कर दिए थे, उनको दबाना शुरू कर दिए थे। तो जो कंपनी था वो, क्योंकि उनके पास आर्मी बहुत कम हो गया था, क्योंकि इतने सारे इंडियंस और उनका खुद का, क्योंकि जो सोल्जर्स थे, जो भी उनके सोल्जर्स थे, वो तो रिफ्यूज़ कर दिए थे उनका सपोर्ट करने के लिए, वो कार्ट्रिज के वजह से। और वो इंडियंस के साथ मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट लड़ना शुरू कर दिए थे। तो इनके पास खुद का आर्मी नहीं था, तो ये इंग्लैंड से आर्मी बुलाते हैं, और इसीलिए आर्मी बुलाते हैं कि जो रिवॉल्ट हो रहा है 1857 इंडिया में, उसको दबाने के लिए। तो जो कंपनी है वो भी बहुत कोशिश करती है रिवॉल्ट को दबाने के लिए। तो सितंबर 1857 में वो दिल्ली को रिकैप्चर कर लेती है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में पूरा ही, मतलब बहादुर शाह जफ़र का ही रूल इस्टेब्लिश हो जाता है 1857 के रिवॉल्ट के वक्त।
तो उसके बाद क्या होता है, उसको रिकैप्चर करके बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को, जीनत महल को, दोनों को ही रंगून, म्यांमार में एक प्रिजन है, जेल है, वहाँ भेज दिया जाता है 1858 में। और वही रंगून जेल में 1858 में भेजा जाता है और 1862 नवंबर में बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है रंगून प्रिजन में, जेल में। उसके बाद पर ऐसा नहीं है कि बहादुर शाह जफर के जाने के बाद जो लोग हैं वो मतलब रिवॉल्ट करना रोक दिए थे। उसके बाद ब्रिटिश ने 1780 सितंबर 1857 में दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया। उसके बाद लखनऊ को भी रिकैप्चर कर लिया 1858 में। तो 2 इयर्स ब्रिटिश फाइट। तो देखिए 10th ऑफ मई 1857 में रिवॉल्ट शुरू होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो जो रिवॉल्ट हुआ था उसको रोकने के लिए ब्रिटिश को 2 साल लग गया, उसको रोकते रोकते। उसको सितंबर में फाइनली वो रोक पाए। उसके बाद मार्च 1858 में क्या हुआ, वो लखनऊ को रिकैप्चर कर लिए, क्योंकि लखनऊ भी फिर ब्रिटिश कद्र ने अपने एरिया में, अपने पावर में, अपने कंट्रोल में ले लिए थे। फिर रानी लक्ष्मीबाई को भी 1858 में मारकर पूरे झांसी को भी कैप्चर कर लिया था जून में। जो रानी अवंतीबाई एमपी के थी, जो मध्य प्रदेश रामगढ़ की रानी थी, वो खुद चूज की डेथ को, उनको मारा नहीं गया था, वो खुद चूज की डेथ को। जो तात्या तोपे थे वो भी जंगल में जाकर छुप गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो गोरिल्ला वॉर कर रहे थे, छुपकर वॉर कर रहे थे। पर ये छुप गए थे फॉरेस्ट में, जंगल में जाकर, फिर भी इनको कैप्चर कर लिया गया 1859 में। तो आप देख सकते हैं कि 1857 में रिवॉल्ट शुरू हुआ और 1859 में कहीं ना कहीं जाके फाइनली ब्रिटिश अपने पूरे एरिया को दोबारा से अपने पावर को स्टैब्लिश करने में 2 साल लग गया ब्रिटिश को। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सारे ही एरिया को ब्रिटिश रिकैप्चर कर लिया, उसके बाद ब्रिटिश ने अब फिर से शुरू कर दिया कि जो लोग हैं, अब तो लोग ब्रिटिश को पसंद नहीं करने लगे थे, लेकिन ब्रिटिश ने दोबारा शुरू कर दिया था कि लोगों के मन में हमारे लिए फिर से एक लॉयल्टी लाएंगे और लॉयल्टी लाएंगे प्लस एक रिस्पेक्ट लाएंगे। तो क्या हुआ, जो लैंड ऑनर्स थे उनको रिवार्ड देना शुरू कर दिए थे, उनको लैंड देना शुरू कर दिए थे। और जो इंडियंस थे उनको कह दिया कि आप अपना ट्रेडिशनल राइट्स, जो भी आपके कस्टम्स है, जो भी आपके रिलीजियस व्यूज़ है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी इस 1857 रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिए थे वो सेफ़ है, ब्रिटिश ऐसा कह देते हैं। जो लिए थे, मतलब कि 100 से भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, जैसे नवाब्स को, किंग को, रेबल्स को, जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट 1857 में युद्ध लड़े थे। क्यों? क्योंकि जो इस रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लिए थे वो तो सेफ थे, लेकिन जो रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे उनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश के तहत। तो ब्रिटिश भी धीरे धीरे अपने पावर को दोबारा स्टैब्लिश कर लिए थे। तो आफ्टर मैथ मतलब कि आगे क्या होता है, जो 1859 में जब ब्रिटिश रिकैप्चर कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है। तो जैसे ही ब्रिटिश दोबारा अपने कंट्रोल को रिगेन कर लेते हैं 1859 में, लेकिन ये आप देखिए कि 1859 मतलब जो रिवॉल्ट हुआ 1857 में, उससे पहले जो मतलब ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो दोनों अलग थी। क्योंकि पहले ज़्यादा ब्रिटिश का पावर था, पर धीरे धीरे पावर कम हो गया, क्योंकि लोग अवेयर हो गए थे कि जो ब्रिटिश है वो हमें लूटने के लिए आया है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट एक न्यू लॉ को पास करती है, न्यू एक्ट को पास करती है 1858 में। 1858 में ये पास करती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन, मतलब डायरेक्ट वहाँ ब्रिटेन में जो किंग है या फिर क्वीन है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होगा कि वो इंडिया को अब रिस्पॉन्स करेगी, उसको संभालेगी। तो जो ब्रिटिश कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में एक सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं जिसको इंडियन काउंसिल दिया जाएगा। और जो गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो 1858 में गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज करके वायसराय कर दिया गया। मतलब अब कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा, डायरेक्ट होगा वायसराय, जो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा इंडिया के काउंसिल में, इंडिया के स्टेट में। तो जो पहले गवर्नर जनरल नहीं, जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके पास डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके क्राउन को भेजे, मतलब कि ब्रिटेन में भेजे, ऐसा नहीं। जो ब्रिटेन में डायरेक्ट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का।
और जितने भी चीफ़ है मतलब जितने भी रूलर्स थे, नवाब्स थे, उनको अश्योर किया जाएगा कि जो उनके टेरिटरीज़ हैं, उनको जो ब्रिटिश है वो है ना कब्ज़ा नहीं करेगी। और ये पास कर दिया गया कि जो भी अडॉप्टेड सन होगा उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्रिटिश धीरे-धीरे कहीं न कहीं घुटनों पे आ चुका था। क्योंकि ब्रिटिश अब जान चुका था कि अगर हम इंडियंस को छूट नहीं देंगे थोड़ा बहुत तो ये हमें मतलब ये फिसलते जाएँगे और ये एक दिन हमें ही ख़त्म कर देंगे। तो धीरे-धीरे इन्हें छूट देना शुरू कर दिए कि अडॉप्टेड सन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और जो इंडियन रूलर्स होंगे वो ब्रिटिश से सबऑर्डिनेट होंगे। मतलब ब्रिटिश सबसे ऊपर होगा, जो इंडियन रूलर्स होंगे वो ब्रिटिश से नीचे होंगे। तो जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशंस होगा इंडियन काउंसिल में। और जितने भी चीफ़ है उनको अश्योरेंस दे दिया गया कि उनके टेरिटरीज़ को नहीं छीना जाएगा और एक लॉ पास कर दिया गया कि जो उनके अडॉप्टेड सन हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और जो इंडियन सोल्जर्स है जो इंडियन सोल्जर्स थे उस 1857 में उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब कि पहले 1857 में इंडियन सोल्जर्स की वजह से ही इतना बड़ा रिवॉल्ट हुआ, तो उसको रिड्यूस करके कम कर दिया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कंपनी क्योंकि कंपनी को अब पता चल गया था कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो दोबारा ऐसा रिवॉल्ट हो सकता है। तो जितने भी सोल्जर्स थे पहले अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से या फिर साउथ इंडिया से उसको रिक्रूट किया जाता था, मतलब उसको हायर किया जाता था। लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया और जितने भी सोल्जर्स थे उसको हायर करना शुरू कर दिए। गुरखा, सिख और पठान्स, ये सारे सोल्जर्स को हायर करना शुरू कर दिए थे बाय ब्रिटिश। जो लैंड प्रॉपर्टी था, मुस्लिम्स का जितना भी लैंड था उसको कैप्चर कर लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश का ऐसा मानना था कि जो मुस्लिम है वो ज़्यादा सपोर्ट किए हैं इस रिवॉल्ट को। ठीक है, तो उसके बाद जो ब्रिटिश है वो ये चेंजेस लाए कि जो ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें हमें इंडियन जो भी इंडिया का कस्टम है उसका रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस है, जो भी जैसे सती प्रथा, विडो रीमैरिज नहीं होता था, वो सारी चीज़ों को हम रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे लॉज लाकर उनके कस्टम्स को डेंजरस या फिर ठेस पहुंचाएंगे। तो बहुत सारा पॉलिसीज़ बनाया गया जिससे कि जो लैंडलॉर्ड से या फिर ज़मींदार से उनके लैंड को प्रोटेक्ट किया गया। तो इतने सारे चेंजेस लाया गया 1857 के रिवॉल्ट के बाद, क्योंकि ब्रिटिश जान चुका था कि जो अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो इस तरह दोबारा एक बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है। तो 1857 के बाद एक नया फ़ेज़ शुरू होता है इंडिया में, एक नया फ़ेज़। मतलब 1857 से पहले जो इंडियंस थे वो चुप थे कहीं ना कहीं, वो ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन 1857 के बाद लोग अवेयर हो गए थे, वो ज़्यादा मतलब एक न्यू फेज़ का शुरुआत हो चुका था। तो आई होप द वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू यू एंड दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।